वंदे मातरम। अवधी में एक कहावत है, भले मारा हम रुआंसे रहे। मतलब आपने ठीक किया, मुझे मारा, मैं रोने ही वाला था। वैसी ही कुछ स्थिति बांग्लादेश की है। बांग्लादेश में जिस तरह से कट्टरपंथी तैयार बैठे थे पूरी योजना के साथ और एक मौके का इंतजार कर रहे थे, जिसको बोला जाता है, अगर वैसा भारत में तो नहीं होता है, लेकिन जो राहुल गांधी की भाषा है कि केरोसिन फैला हुआ है, तो पूरे बांग्लादेश में केरोसिन वहाँ के कट्टरपंथियों ने फैला रखा है और एक मौके का इंतजार था। और उस्मान हादी की मौत में उन्हें वो मौका मिल गया और देश के जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी इस तरह की संस्थाएं हैं जहां पर मानवता की बात या मानवता को के उसकी बात है, जितने भी जिसको बोलते हैं और भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो सिविल राइट्स को, सिविल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं, और दो देशों के संबंधों वाले संस्थाओं सब पर हमला किया गया। और ये इनडायरेक्टली भारत को मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, कहिए तो भारत के उस पर मैसेजिंग है। अब उस्मान हादी की मौत जो है वो उन पर हमला, मतलब उन पर कुछ अज्ञात लोगों ने मारा था, वो कोमा पर चले गए थे। अब ये इंकलाब मोर्चा जो है उसके प्रवक्ता हैं। दिसंबर 12 को इन पर हमला हुआ था और ये आवामी लीग जो पार्टी है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध चाहते हैं। लेकिन इन सब के पीछे जो योजना है वो योजना बड़ी है और उस योजना को समझने की कोशिश करते हैं। पहले हमलों पर बात कर लें, फिर योजनाओं पर आते हैं कि इसके पीछे की मंशा क्या है। हमला जो हुआ है वो चटगांव और खुलना में भारत के जो डिप्टी कौंसलेट, जिनको कौंसलेट जैसे जो होते हैं, उन पर हमला हुआ है। इसके पहले जो ढाका में भारत का जो दूतावास है वहाँ पर हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ लोगों में सद्बुद्धि आई, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने उसको किसी तरह से रोका। अब आज जो घटना घटी है उस घटना में दो बड़े अखबारों पर हमला हुआ है और उनका सारा का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी सारा चीज तोड़ दिया गया। वहां पर अभी जो अखबारों में आग लगा दी गई, अखबार के ऑफिसेज में आग लगा दी गई, जिसमें डेली स्टार जो अखबार है वो तो मोहम्मद यूनुस का समर्थक है, उसके बाद भी वहां पर आग लगा दी गई। मैं ये जो बात कहने की कोशिश कर रहा था कि सारे के सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर हमला किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के ऑफिस में जो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया थी, मतलब पूर्व प्रधानमंत्री जो थी, उनको वहाँ से भगा दिया गया और वो जो है वो भारत में शरण लिए हुए हैं। जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, उसके अलावा जो अखबारों पर या इन पर हमले की बात कही जा रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है उनको समझना कि इसके पीछे की मंशा क्या है। हमलों के पीछे का जो मामला है, शेख हसीना को जिस तरह से छोड़ करके बांग्लादेश भारत आना पड़ा, भारत ने उनको शरण दे रखी है, ये तब से ही शुरू है, जो जिसको कू बोला जाता है। उसके बाद से ही वहाँ पर पूरे के पूरे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की धज्जियाँ उड़ाई हुई हैं। अब वहाँ पर जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो मोहम्मद यूनुस के पास है। अब मोहम्मद यूनुस जो हैं वो कहने के लिए अर्थशास्त्री हैं, लेकिन उनको नोबेल पीस प्राइज मिला है। जब से नोबेल पीस प्राइज विनर को वहाँ का मुखिया बनाया गया है, तब से वहाँ पर पीस का और सत्यानाश हो गया है। अब
कहा यह जाता है कि जमाते इस्लामी से मिल करके उन्होंने साजिश की और बाकी कुछ डीप स्टेट की भूमिका थी, जिसके कारण वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ। और अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होता तो शायद ये जो केयर टेकर सरकार के मुखिया हैं वो जेल में होते, आजीवन कारावास भुगत रहे होते, इसलिए कि उन पर मामला चार्जशीट हो गया था। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि जिस क्या सोच करके उनको नोबेल पीस दिया गया और जिस तरह से वो हिंसा को रोकने में नाकामयाब हैं, बल्कि लगातार जो माइनॉरिटीज पर जो है हिंसा जारी है, उसमें उनकी बड़ी भूमिका है। पूरे के पूरे जब से सत्ता वहाँ परिवर्तित हुई है 24 में, अगस्त 2024 में, तब से लेकर के अब तक, अगस्त के बाद तुरंत जो दुर्गा पूजा पड़ा था, हिंदुओं को दुर्गा पूजा सेलिब्रेट नहीं करने दिया गया, पंडाल नहीं लगाने दिया गया, हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, हिंदू महिलाओं को उनके घर में घुसकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, सामूहिक बलात्कार की घटनाएं आ रही, ये सारा कुछ रिपोर्टेड है। उसके बाद भी न केवल प्रशासन इस मामले में पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी लगभग आंख बंद कर रखी है। और बाकी कहीं पर घटना होती है, गाजा को इशू बनाया हुआ है, कश्मीर को इशू बनाया हुआ है, भारत में किसी को छींक भी आ जाती है तो उसको बतंगड़ बनाया जाता है। हिंदुओं के मंदिर तोड़े, हिंदुओं की बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर टूटे, उनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो, लोग मारे जाए, लिंच किए जाए। और कल की जो घटना है, दीपू चंद्र दास जिसको मार दिया गया, पहले उसके कपड़े उतारे गए, कपड़े उतारने के बाद उसको पीट कर मार दिया गया और उसके बाद उसको टांग कर उसको एक रस्सी में टांग दिया गया और उसके शरीर में आग लगा दी गई, ये है। और इस पर पूरे के पूरे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी ढोंग करने वाले लोग हैं, सारे लोगों ने चुप्पी साध रखी है। और जो डेमोक्रेसी के सबसे बड़े झंडा बरदार बनता है यूनाइटेड नेशंस, और उसका सबसे बड़ा पोषक अमेरिका, उसने भी चुप्पी साध रखी है। अत्याचारों की अगली कड़ी ये थी कि सरकारी नौकरी करने वाले हिंदुओं को त्यागपत्र देना पड़ा बांग्लादेश में। बहुत सारी टीचर्स, बहुत सारे और ओहदे पर लोगों को त्यागपत्र देना पड़ा। और उसके बाद जाकर के मामला फिर भी नहीं थमा और रोज छुटपुट घटनाएं आती रहीं। लेकिन ये जो अभी कल से शुरू हुआ है, ये बढ़ रहा है। मतलब 2-3 दिन से शुरू हुआ था, लेकिन कल से जो जब से मौत के बाद से विरोध शुरू हुआ है, अब ये लगातार बढ़ रहा है। अखबारों का मामला आ गया। अब ये जो, जैसे मैंने डेली स्टार की बात की, डेली स्टार तो मोहम्मद यूनुस का समर्थक है, फिर भी ऐसा उनके साथ हो रहा है। अब इसके पीछे का जो और बात कही जा रही है कि वो ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा हो इसलिए रहा है कि वहाँ पर जितने भी ज़्यादातर वहाँ राजनीतिक दल तो प्रतिबंधित हैं। कुल मिलाकर के इसमें जमीयत इस्लामी के जितने भी आतंकवादी थे उनको यूनुस साहब ने छोड़ दिया है। तो कुल मिलाकर के वहाँ पर फेयर इलेक्शन नहीं होने वाले हैं। और अगर इलेक्शंस होते भी हैं तो कम से कम जो मोहम्मद यूनुस जिसके साथ हैं या जिसका है, उनका कुछ बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। तो यूनुस चुनाव भी टालना चाहते हैं जो फरवरी 2026 में होने का जिसकी घोषणा हुई है। अब इसमें अगर चुनाव टलते हैं तो केयर टेकर के तौर पर वो सरकार में रहेंगे। लेकिन सिर्फ इतना सा मामला नहीं है, वहाँ पर आईएसआई की गतिविधियाँ तेजी से बढ़ी हैं और वहाँ पर जिस तरह से चाइनीज़ इंटरफेरेंस बढ़ा है, वहाँ अमेरिकी इंटरफेरेंस बढ़ा है। अब चाइना का अपना जो इंटरफेरेंस है वो जो है विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट को लेकर के जिस तरह की बयानबाजी मोहम्मद यूनुस करते हैं या करते रहे हैं, वो
सबको मालूम है किस तरह से वो सेवन सिस्टर, और ये बताते हैं कि उनके पास जो सी बॉर्डर है वो हमारे पास ही है। मतलब बहुत सारे बचकाना बयान उनका होता है, जहाँ पर न उनको जियोग्राफी के बारे में मालूम है, न टोपोग्राफी के बारे में मालूम है, न इंडियन सिक्योरिटी अपरेटस के बारे में मालूम है, न बाकी सारी चीज़ों के मालूम है। इन सब के मद्देनज़र भारत ने अपना जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है वो जो चिकन नेक है वहाँ से लेकर के नॉर्थ ईस्ट में मजबूत किया है। लेकिन जो भारत में अपीजमेंट की इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके कारण बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, जिसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ता है। अब ये जो वो एक अलग विषय है, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी बांग्लादेश पर ही सीमित रखते हैं। अब बांग्लादेश को ये जो इस तरह की बातें या बांग्लादेश में जिस तरह से लोग हो रहे हैं उसमें जमाते इस्लामी जो पाकिस्तान और आईएसआई की भूमिका है, जो यहाँ के रेडिकल्स को न केवल आइडियोलॉजिकल सपोर्ट करता है, ब्रेन वॉश करता है, फाइनेंशियल मदद करता है, बल्कि उनको उनका जो नैरेटिव बिल्डिंग है उसमें भी मदद करता है। और ये सब होता दिख रहा है, और इसके पीछे जो है वो टारगेट भारत है। भारत को टारगेट करके ये सब किया जा रहा है। अब इसमें पाकिस्तान का है कि जो भारत के साथ उसका अपना जो 1000 ईयर वॉर या उस पर कर रहा है। चाइना का क्या वो है, चाइना चाहता है कि भारत का की जो ग्रोथ ट्रांजेक्टरी है उसमें हर्डल पर आए, उसमें रुकावट आए, उसमें अड़ंगा लगे, और उसके अपने टेरिटोरियल इंटरेस्ट हैं जिसको भारत बहुत मजबूती के साथ और नकारता रहता है, तो उसको वो करता उसको रोकता रहता है। तो अगर पाकिस्तान के साथ फ्रंट खुलेगा, बांग्लादेश के साथ फ्रंट खुलेगा, चाइना के साथ फ्रंट खुला है, तो भारत को बहुत सारे जगहों पर जो उसका डिफेंस बजट है उसमें खर्च करना पड़ेगा। तो जो ग्रोथ का मोमेंटम है उस ग्रोथ के मोमेंटम पर रुकावट आएगी। चाइना का इंटरेस्ट ये है। अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरह से उसका ग्लोबल डोमिनेंस बना रहे। ग्लोबल डोमिनेंस बना रहने के लिए जो इकोनॉमी है वो उस इकोनॉमी को हर्ट करना पड़ेगा भारत की, और वो टैरिफ की बात करता है, रीजनल डिस्टेबिलिटी की बात करता है। और इसीलिए वैसे लोग जो विशेष रूप से डिप्लोमेसी में अमेरिका के जो एंटी इंडिया हैं और सोरोस के लोग, वो लगातार बांग्लादेश की यात्रा कर रहे हैं और बांग्लादेश के अधिकारियों से मिलते रहे हैं। ये पिछले पूरे साल का डेवलपमेंट है, जिसमें एक एरिक करके एक ऑफिसर हैं जो पहुंचे थे वहाँ। तो कुल मिलाकर के ये एक बड़ी योजना के तहत हो रहा है। और बावजूद इसके कि जो बांग्लादेश है उसके क्रिएशन में भारत की बड़ी भूमिका थी, लेकिन हमारी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जितनी भी सरकारें हैं वो अनफिनिश्ड काम की हैं। विशेष रूप से जब बात होती है इंदिरा गांधी की, कि इंदिरा गांधी ने 1971 में बांग्लादेश बना दिया। बांग्लादेश उन्होंने क्यों बनाया? बांग्लादेश में उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन भी एक बड़ा मसला था, उस इन्फिल्ट्रेशन पर कोई काम नहीं हुआ, हिंदू इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं हुआ, ये वो है। और वो एक बड़ी जिसको बोलते हैं भारत के लिए एचएलएस हील जैसा काम करता है, इसलिए कि वो हिंदुओं को टारगेट करना शुरू करते हैं बांग्लादेश का जो कट्टरपंथी हैं, और भारत के लिए मुश्किल आती है। भारत उसके लिए प्रिपेयर्ड है, सीएए बना दिया है। जो लोग वहाँ से भारत शरण लेना चाहते हैं उनको सहूलियत दी जा रही है, आ रहे हैं लोग। लेकिन इस मामले को बहुत मजबूती के साथ भारत को निपटना पड़ेगा, अपने आप को पहले मजबूत करके, और उसके बाद इस तरह की धमकियों को, और जो भी हिंदू इंटरेस्ट के खिलाफ वहाँ पर काम करेगा उसके लिए एक ग्लोबल एटमॉस्फेयर
बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी कुल मिलाकर के स्थिति ऐसी है जहां पर बांग्लादेश के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट के मुखिया हैं, वो किसी भी तरह से भारत पर दबाव बनाना चाह रहे हैं और वहाँ के जो कट्टरपंथी हैं वो हिंदुओं को वही हाल करना चाहते हैं कि या तो वो छोड़ करके भागे या कन्वर्ट करें। ये एक जो रेडिकलिज्म है, ये उसकी बहुत सेट सा टेम्पलेट है जिस पर वहाँ काम हो रहा है, जो पाकिस्तान में ऑलरेडी हो गया है। बांग्लादेश में 47 में लगभग 29% हिंदू थे, जो घट करके अब लगभग 8% हो गए हैं, और ये उसी दिशा में काम हो रहा है। लेकिन अभी जो है वो चुनाव भी टालना एक और बड़ा मसला है, लेकिन इसको बहुत संजीदगी के साथ भारत सरकार को देखना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।